अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लीगल गाइड के साथ मैं आतिफ रज़ा एडवोकेट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो चेक के लेन देन की है। हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम फ्रीक्वेंटली एक दूसरे को चेक्स देते भी हैं और चेक्स लेते भी हैं। तो आज का प्रोग्राम हमने सिर्फ इसलिए तरतीब दिया है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आप लेन देन के दौरान चेक लेते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि वो चेक स्मूथली इनकैश हो जाए, और अगर वो इनकैश नहीं होता और आपको लीगल प्रोसीडिंग में जाना पड़ता है तो वहाँ पे आप सक्सेसफुली अपनी लीगल प्रोसीडिंग को ना सिर्फ इनिशिएट करें बल्कि उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएं। व्यूवर्स, बेसिकली चेक जो है ये एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है ये गवर्न होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ कि जब आप किसी से चेक लें तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे बुनियादी बात ये कि जब आप किसी से रकम के एवज चेक लें तो हमेशा बाई नेम चेक लें, यानी कि वो चेक जहाँ पे बेरर की स्पेस है वहाँ पे आपका नाम लिखा होना ज़रूरी है। सेल्फ और कैश का चेक जो है वो कभी भी ना लें, क्योंकि अगर वो चेक कैश हो जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो डिसऑनर होता है तो लीगल प्रोसीडिंग के लिए आप एक बहुत बड़ी हर्डल का शिकार हो जाएंगे। पहले आपकी एफआईआर करवाने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप एफआईआर करवाते हैं तो जो मुलजिम है वो बेल सिक्योर करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वो चेक आपको जारी करने का सबूत नहीं है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात लेन देन के दौरान चेक के ऊपर सिर्फ सिग्नेचर होते हैं सिग्नेटरी के, डेट और अमाउंट जो है वो खाली होती है जगह। और ऐसा हमने देखा है कि जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शंस चल रही हैं, चूंकि उसमें कोई सर्टेन अमाउंट नहीं होती, तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक चेक दे दिया जाता है, या जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीज़ें ली जाती हैं तो वहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में कल को जब आपको उस चेक की इनकैशमेंट या यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो कोशिश ये करें कि जिस इंक से सिग्नेटरी ने साइन किए हैं उसी इंक से उस चेक को फिल किया जाए या उससे मिलती जुलती इंक ली जाए, और उससे मिलते जुलते हैंड राइटिंग के अंदर आपने चेक फिल करना है। अगर आपके सिग्नेचर और जो बाकी अमाउंट या इबारत है उस चेक की उसके अंदर अगर इंक का डिफरेंस है या हैंड राइटिंग का डिफरेंस है तो वो डाउट क्रिएट होगा, और वो डाउट का जो फायदा है वो मुलजिम को जाएगा। तीसरी बात इसमें यह है कि जब आप चेक लेते हैं तो चेक की लेफ्ट साइड के ऊपर, बॉटम के ऊपर जिस बंदे का अकाउंट होता है उसका नाम लिखा होता है। हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसा भी देखा है कि वो लोग जो लेमैन हैं, जो इतना पढ़े लिखे नहीं है, उनको लोग मिसयूज करते हुए किसी और का चेक दे देते हैं और उनको यही इंप्रेशन होता है कि इसने अपना चेक दिया, लेकिन जब लीगल प्रोसीडिंग की तरफ जाते हैं तो नीचे किसी और बंदे का नाम लिखा होता है, तो वो मुलजिम जो है वो बड़ी आसानी से बच जाता है कि जी ये तो मेरा चेक नहीं है। तो लिहाजा जब आप चेक लें तो उसके बॉटम पे देखें कि क्या उसी शख्स का नाम लिखा हुआ है जिसने आपको चेक दिया है। मजीद इसमें यह है कि चेक के ऊपर जब डेट मेंशन हो जाती है तो फिर चेक की लाइफ स्टार्ट हो जाती है, और चेक की लाइफ जो है वो 6 मंथ्स है फ्रॉम इट्स डेट, प्रेजेंटेशन डेट। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अगर कोई शख्स आपको विद डेट चेक देता है तो आपने उस चेक की डेट आने के विद इन 6 मंथ्स बाद उसको लाजमी तौर पे एक बार बैंक में डिसऑनर करवा लेना है या प्रेजेंटेशन के लिए, इनकैशमेंट के लिए प्रेजेंट कर देना है। बाज़ औक़ात लोग वादा वईद करते रहते हैं कि अभी ना करवाएं, महीना ठहर जाए, 2 महीने ठहर जाए, उसमें वो चेक की टाइम उम्र जो है वो पूरी हो जाती है, और उसके बाद वो चेक ना आप एफआईआर करवा सकते हैं, ना बैंक उसको एंटरटेन करेगा डिसऑनर स्लिप लगाने के लिए, और ना ही उस पर रिकवरी सूट होता है। तो ऐसे चेक को लीगल लैंग्वेज में स्टेल चेक कहते हैं, और वो इनऑपरेटिव हो जाता है, वो अपनी वैल्यू खो देता है। हाँ, आपने विद इन टाइम एक बार चेक प्रेजेंट कर दिया है, उसके बाद आप साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल तक भी वेट कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए, क्योंकि फौजदारी कार्रवाई के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन जब वो चेक एक बार डिसऑनर हो जाता है तो अगर आप रिकवरी सूट में जाते हैं जो कि एक सिविल प्रोसीडिंग है, तो उसमें आपने ये ख्याल रखना है कि फ्रॉम डेट ऑफ डिसऑनरिंग ऑफ चेक आप विद इन 3 ईयर्स जो है वो कोर्ट में जा सकते हैं और अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। उस क्लेम के अंदर आप मार्कअप पर ईयर के हिसाब से भी क्लेम कर सकते हैं अपने सूट के अंदर, और ये सूट आपका जो है ये समरी इन नेचर होता है,
जो कि जिसमें ज़्यादा लेंथी प्रोसीडिंग नहीं होती, शॉर्ट प्रोसीडिंग होती हैं, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ये जिसको हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं, उनकी कोर्ट में जाएगा। ये मजिस्ट्रेट या सिविल जज की कोर्ट में ये केस नहीं जाता। तो मजीद इसके अंदर बात यह है कि कुछ लोगों का पिक्चर अकाउंट होता है जो उन्होंने तस्वीर के साथ बनाया होता है, और उनका थंब इम्प्रेशन जो है वो चेक पे लगता है। ऐसा चेक हरगिज ना लें, क्योंकि ऐसे चेक की एंटरटेनमेंट के लिए उसके बैंक जो है वो उसका जब तक अकाउंट होल्डर साथ नहीं आएगा वो चेक एंटरटेन नहीं करेंगे। तो इसलिए किसी ऐसे शख्स से चेक ना लीजिएगा लेन देन के मामले में जिसने थंब इम्प्रेशन लगाया हो चेक पे, क्योंकि ऐसा चेक उसके साथ जाए बगैर ना तो कैश हो सकता है ना डिसऑनर हो सकता है, तो आप एक मुसीबत के अंदर फंस जाएंगे। अगर आपका लेन देन किसी कंपनी के साथ है और कंपनी अपने अकाउंट का चेक देती है, तो एक चीज बड़ी बुनियादी याद रखिएगा कि जो सिग्नेटरी है उसके सिग्नेचर के अलावा कंपनी की स्टैंप जो है वो उस चेक के ऊपर होनी जरूरी है। अगर उस चेक पे कंपनी की स्टैंप नहीं होगी तो वो चेक बैंक एंटरटेन नहीं करेगा, ना वो कैश हो सकेगा, ना डिसऑनर हो सकेगा, और ना ही उस पर कोई क्रिमिनल कार्रवाई या सिविल कार्रवाई रिकवरी सूट की शक्ल में हो सकती है। तो ये बुनियादी जो हैं वो कुछ बातें थी जो कि चेक के लेन देन के हवाले से आप तक कन्वे करना ज़रूरी थी। तो कोशिश करें कि जब भी चेक लें इन बातों का ख्याल रखें। ये सारी वीडियो जो है ये आपकी रहनुमाई के लिए है, मेरे जो छोटे भाई इस प्रोफेशन में नए हैं उनकी रहनुमाई के लिए है कि वो अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल होता रहे। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।